ये कहानी बिहार के भागलपुर के एक गांव मायागंज की है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ कुछ अजीब अजीब घटनाएं घट रही हैं। कोई भी आदमी या बच्चा अगर पतंग उड़ाते हुए किसी दूसरे की पतंग काटने की कोशिश करता है तो पतंग से किसी औरत और एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। फिर कुछ देर बाद पतंग से खून टपकने लगता है। इसके अलावा लोगों को ऐसा भी लगता है कि आधी रात के बाद वो औरत और बच्चा गांव के मुखिया जी की टंकी पर चढ़े हुए हैं और वही बच्चा आधी रात को पतंग उड़ा रहा है। बीच बीच में उनके हंसने की आवाज भी आती है। फिर वे दोनों गायब हो जाते हैं। गांव के लोग ये बात मुखिया जी को बताने के लिए भी गए तो उन्होंने गुस्से में लोगों को वहां से भगा दिया। मुखिया जी दबंग किस्म के थे, इसलिए फिर से कोई उनके यहाँ जाने का साहस न कर सका। लेकिन उसके बाद मुखिया जी भी कई दिनों से दिख नहीं रहे थे। दूसरी ओर लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि पतंग जैसी बेजान चीज से रोने की आवाज कैसे आ सकती है, उससे खून कैसे निकल सकता है। लोग इतने डरे हुए हैं कि पतंग उड़ाना तो दूर, उसे खरीदने के नाम से उन्हें डर लगने लगा है। उसी गांव में रहने वाला बिरजू, जिसकी पतंग की दुकान है, वो इस बात से बहुत परेशान है। 4 दिन से बोहनी तक नहीं हुई है। पहले तो कुछ मक्खियाँ भी आ जाती थी तो उन्हें मार लेता था, अब तो वो भी नहीं आती। मुझे तो लगता है कि तुझे पतंग का धंधा छोड़कर कुछ और करना होगा। तू तो बोलेगा ही, तेरी तो बहुत दिनों से मेरी दुकान पर नजर है। अरे नहीं भाई, तू कैसी बात करता है, मैं दोस्त हूँ तेरा। दोस्त ऐसे होते हैं क्या जो धंधा बंद करने की सलाह दें? दोस्त तो मुसीबत में मदद करते हैं ना। धंधा बंद करने की सलाह देकर मदद ही तो कर रहा हूँ। अरे वाह, ऐसे होती है मदद। देख भाई, मकर संक्रांति आ रही है, मदद करनी है तो क्यों ना तू ऐसा करता है कि संक्रांति पर उड़ाने के लिए अभी से ढेर सारी पतंग खरीद ले। तुझे तो बड़ा शौक भी है ना पतंग उड़ाने का। वाह रे वाह, यहाँ पतंग के नाम से पूरे गांव वालों के हाथ पांव फूल रहे हैं और तू है कि ये मुसीबत मेरे माथे पर मर रहा है। नहीं चाहिए मुझे ये भूतिया पतंग। दिमाग खराब है क्या तेरा? पतंग भी कहीं भूतिया होती हैं। और ये जो गांव वाले बातें बना रहे हैं, उनका क्या? तुमने कुछ देखा क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन बलराम तो कह रहा था कि उसने पतंग से खून निकलते देखा है। बलराम क्या, वो सरजू तो बोल रहा था कि उसने किसी भूतनी को भी उसके बच्चे के साथ मुखिया जी की छत पर पतंग उड़ाते देखा है। बकवास करता है वो, ये सब अफवाह है, अफवाह। अफवाह ही सही, लेकिन भाई डर तो लगता है ना मुझे। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। तू क्या चाहता है कि मैं कुंवारा ही दुनिया से निकल लूं? ना भाई ना, तेरी पतंग तुझे ही मुबारक। मैं तो चला खेत पर। उसी रात की बात है। बिरजू अपनी पत्नी के साथ सोया हुआ था। तभी उसके दरवाजे पर जोर से दस्तक की आवाज आई। दस्तक से उसकी आंख तो खुल गई, लेकिन डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। वो अपनी पत्नी को जगाते हुए बोला, अरे भगवान, तनिक देख तो दरवाजे पर कौन है? ना बाबा ना, हमें तो बहुत डर लग रहा है, आप ही देख लीजिए ना। 1 नंबर की डरपोक हो तुम। आप तो बड़े शक्तिमान हैं, आप ही खोल लीजिए ना दरवाजा। हाँ हाँ, जा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ हो गया तो तुम ही जिम्मेदार होगी। ये बात कान खोल के सुन लो। अरे रुकिए, मैं भी आती हूँ। यहाँ डर के मारे दिल की धड़कन बढ़ गई है और इतनी रात को किसी को मजाक सूझ रहा है। नास पीटा, दरवाजा खटखटा कर भाग गया। बिरजू चाचा, कहीं भागे नहीं है, यही है हम। कौन है? अरे चाचा, मैं हूँ, मैं। कौन मैं? सामने क्यों नहीं आते हो? सामने ही तो हूँ चाचा, ये देखिए, थोड़ा सिर तो ऊपर उठाइए। बिरजू अपना सिर ऊपर उठाता है। उसे एक बच्चा हवा में लटका हुआ दिखाई देता है, साथ में उसकी माँ भी है। हे भगवान, बचा लो रे, कोई तो बचा लो। भूत, मेरे घर में भूत घुस आया है, मेरे घर में भूत घुस आया है। कहाँ है भूत? कौन सा भूत? क्या बड़बड़ा रहे हैं आप?
अरे भगवान, तेरी आंखों में मोतियाबिंद हो गया क्या? देख नहीं रही, ये दोनों भूत हवा में लटक रहे हैं। अरे आंखें तो खोलो, यहाँ कोई भूत भूत नहीं है। बिरजू अपनी आंखें खोलता है। वो अपने बिस्तर पर ही लेटा हुआ है। उसने ये सारी चीजें सपने में देखी होती हैं। ये सोचकर उसकी जान में जान आती है। वो फिर से सो जाता है, लेकिन रात को 2:30 बजे के करीब उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। अचानक से उसकी नजर अपने घर के कोने में बैठे एक 8 साल के बच्चे और उसकी माँ पर जाती है। वो घुटनों में अपना मुंह छिपाए बैठा है और रो रहा है। बिरजू और उसकी पत्नी हड़बड़ाकर उठ जाते हैं। डर के मारे उनकी आवाज निकलनी बंद हो जाती है। फिर भी वो हिम्मत करके उनसे बात करने की कोशिश। तुम लोग कौन हो? तुम लोग घर के अंदर कैसे आ गए और इस तरह क्यों रो रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? हमें अपना बदला लेना है। बदला? कैसा बदला? मेरे बेटे की मौत का। किसने मारा आपके बेटे को? तूने मारा है, तूने। ये आप क्या कह रही हैं? मेरे पति ने ऐसा कुछ नहीं किया है। तू हट जा दूर, तुझसे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। वो बिरजू की पत्नी को जोर का धक्का देती है। वो दूर जा गिरती है। अरे मेरी माँ, मुझसे क्या दुश्मनी है तेरी? मैं तो तुझे जानता भी नहीं। तू कैसे जानेगा? तेरे ही चलते मेरा 8 साल का इकलौता बेटा तड़प तड़प कर मर गया। हे भगवान, तुम क्या कह रही हो? मैं क्यों मारूंगा तेरे बेटे को? देख, गौर से देख, तेरे ही कारण मेरे बच्चे की ये हालत हुई है। देख बहन, ये मत बोल। 10 साल हो गए हमारी शादी को, हमारा कोई बच्चा नहीं है। एक बच्चे की कमी क्या होती है, ये हमसे पूछ। तुझे क्या लगता है मैं ऐसा करूँगा? हाँ, तूने किया है ये देख, इसी से मेरे बच्चे का गला कटा है। तू अपनी दुकान में ये बेचता है ना? ये तो मांझा है। हाँ, ये वही विदेशी मांझा है जो तू अपनी दुकान पर बेचता है। तुझे पता है, तेरे इस मांझे ने मेरा सब कुछ छीन लिया। 2 हफ्ते पहले की बात है, मेरा बेटा बबलू छत पर पतंग उड़ा रहा था। माँ, ये देखो, मेरी पतंग कितने ऊपर जा रही है। मुझसे कितनी दूर, आसमान के पास। हाँ, बिल्कुल आसमान के पास। लेकिन अब इसे वापस खींच ले और नीचे चल। पढ़ना नहीं है क्या तुझे? माँ, थोड़ी देर और। वो थोड़ी देर बबलू और उसकी माँ के जीवन पर भारी पड़ने वाला था। इस बात का अगर उन्हें जरा भी अंदाजा होता तो वो पतंग उड़ाते ही नहीं। वास्तव में थोड़ी दूर पर गांव का मुखिया भी पतंग उड़ा रहा था। अचानक से बबलू की पतंग उसकी पतंग से उलझ गई। मुखिया को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि एक अदना सा बच्चा उसकी पतंग से नहीं, उससे उलझ रहा है। उसे भी सही समय मिल गया अपने उस मांझे को आजमाने का, जिसे कल ही उसने बिरजू की दुकान से खरीदा था। उसने अपने मांझे का जोर पहले उसकी पतंग पर आजमाया। बबलू की पतंग तुरंत ही कट गई। उसकी पतंग को काटने के क्रम में पता नहीं कैसे मांझा बबलू के गले से उलझ गया। दूर बैठा मुखिया इतने गुस्से में था कि उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो अपने पतंग और धागे को जोर जोर से खींच रहा था। उधर धागे का शिकंजा बबलू के गले पर कसता चला जा रहा था। धीरे धीरे उसका गला कटने लगा, उससे खून निकलने लगा। उसकी माँ जोर जोर से चिल्लाकर मुखिया को रोक रही थी, लेकिन मुखिया गुस्से में डोर को बस खींचता ही जा रहा था। थोड़ी देर में बबलू तड़प तड़प कर मर गया। हे भगवान, पल में क्या से क्या हो गया। उसके बाद मैं मुखिया के खिलाफ पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने गई, लेकिन मुखिया ने उसे पैसे खिला दिए। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि भला पतंग के धागे से किसी की गर्दन कटती है। अब भला मैं किसी को कैसे सबूत देती कि मेरी आंखों के सामने कैसे मेरा बेटा तड़प तड़प कर मरा है। इकलौते बेटे के बिना मैं भी जिंदा रहकर क्या करती, इसलिए मैंने भी आत्महत्या कर ली। जीते जी मैं उस मुखिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, लेकिन मरने के बाद मैंने उस मुखिया से अपना बदला ले लिया। उसे भी मैंने उसी मांझे से गला घोंट कर मार दिया। बहन, मुझे सच में इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये मांझा ऐसा है जो लोगों की जान भी ले सकता है। अगर मुझे जरा भी इसकी भयावहता का पता होता तो मैं इसे कभी अपनी दुकान में नहीं बेचता, कभी नहीं बेचता। ठीक है, मैं अब जा रही हूँ। आज के बाद अब इस गांव में कोई भी घटना नहीं घटेगी, लेकिन
फिर से अगर कोई लालच में आकर ऐसी चीज बेचने की कोशिश करेगा तो मैं जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी। उस दिन के बाद फिर से कोई घटना गांव में नहीं घटी। अब बच्चे और बड़े फिर से पूरी खुशी के साथ पतंग उड़ाते हैं। बिरजू की दुकान भी फिर से चलने लगी है। एक और खुशी की बात जो बिरजू के साथ हुई वो है उसकी पत्नी का गर्भवती होना। बिरजू को जब ये खुशखबरी मिली तो उसने मुफ्त में बच्चों को पतंग बांटे। अब वो मांझा नहीं बेचता, अब वो बेचता है खुशियाँ बच्चों के लिए।